मेरा नाम छवि है। मुझे नहीं पता था कि जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तो उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना किया। जब उन्हें खुशी मिली कि वो माँ बनने वाली है, तब वो अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपनी आंखों से बहते आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों में वो सुहाने सपने थे जिन्हें लेकर वो शादी के बंधन में बंधी थी, मगर अब वो सब एक झूठा सपना लग रहा था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपने मायके चली गई। मेरी माँ की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे जब मेरे पिता ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें नहीं चाहता, तुमसे मेरी शादी सिर्फ मेरे घर वालों के कहने पर हुई है। उन्होंने माँ को डिवोर्स दे दी थी। ये सदमा मेरी माँ के लिए बहुत बड़ा था। वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उनकी आंखें बोला करती थीं। उनका सब कुछ खत्म हो गया था। जब माँ तलाक लेकर अपने मायके गई तो नाना को ये खबर मिली कि उनकी बेटी तलाकशुदा हो गई है और वो गर्भवती भी है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। उनकी सांसें तेज हो गई, उनके सीने में दर्द उठा और वो वहीं बैठे बैठे गिर पड़े। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया है। आपने इन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। ये इस दुनिया से जा चुके हैं। नानी और मेरी माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नाना की मौत ने जैसे ही सब कुछ खामोश कर दिया था, अपने पिता की मौत पर मेरी माँ बस खामोश थी। वो खुद को कोस रही थी कि उनकी वजह से उनके पिता मर गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद मेरे पिता जिंदा होते। नानी जी ने उन्हें गले लगाकर तसल्ली दी और कहा कि ऐसा मत कहो बेटा, शायद उनकी मौत का समय आ गया था। नाना जी के अंतिम संस्कार के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। हर चीज़ जैसे खामोश हो गई थी। नानी जी तो गुमसुम बैठी रहती थी, लेकिन उनकी खामोशी में एक और साया भी उभरा हुआ था। मेरी सौतेली मासी का वो नाना की पहली पत्नी की बेटी थी। मेरी माँ से उम्र में बड़ी थी, लेकिन दिल से मेरी माँ के लिए बहुत जलन रखती थी। माँ से कभी कभी आती है, खामोश नज़रों से सब कुछ देखती थी। वो अच्छे से जानती थी कि अब इस घर पर उनका भी हक है। एक दिन नानी से वो कहने लगी कि पिताजी की दुकानों से जो किराया आता है, आपको तो पता है उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। नानी ने सख्ती से जवाब दिया, वो किराया मेरी जिंदगी गुजारने के लिए है। तुम्हारे पिता ने अपनी जिंदगी में सब कुछ मेरी बेटी और मेरे लिए छोड़ा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आप जिंदा हो, आगे देखते हैं कि क्या होता है। मौसी की नज़र हमेशा घर की दीवारों पर नहीं, इस घर के अंदर छुपे हिस्से पर भी थी, जहां एक दिन वो पूरी तरह से अपना हक जताना चाहती थी। धीरे धीरे नानी की सेहत भी कमज़ोर होने लगी थी। माँ और नानी दोनों एक दूसरे का सहारा बनी हुई थीं। वक्त वो गुजरने लगा। नानी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी होने लगी थीं। माँ की तबीयत भी खराब रहती थी, मगर दोनों खामोशी से सब कुछ झेल रही थी। माँ रातों को जागती रहती थी, अपने आने वाले बच्चे के लिए सिलाई करती थी, छोटे छोटे कपड़े अपने हाथों से तैयार किया करती थी। नानी बहुत परेशान थी, अपने पति को खो चुकी थी, बेटी तलाकशुदा हो गई थी और अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। फिर मैं भी जन्म ले चुकी थी। मेरे जन्म पर मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। दूसरी तरफ मासी अब खुलकर यहाँ आने लगी थी। कभी किचन में जाकर खाने के खर्चे पर बात करती तो कभी नानी के कपड़ों पर ताने दिया करती थी। कहने लगी कि मेरे पिता का सब कुछ तुम लोगों ने हड़प लिया, ये घर मेरा भी है। माँ के अंदर एक डर छुप गया था और नानी भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही थी। वक्त गुजरता रहा और मासी हर रोज़ घर में आकर घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करती थी। अब किसी के लिहाज की ज़रूरत नहीं थी। वो कभी कभी अपनी बेटियों को भी साथ लेकर आ जाती थी, जो मेरी माँ के कमरे में ऐसे घूमती फिरती थी जैसे ये जगह उनकी अपनी हो। मैं अब 7 साल की हो चुकी थी। इफ़ दिन मासी ने नानी से कहा कि मुझे अपने पिता की दुकानों का किराया चाहिए। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तुम मुझे धोखा दे देती हो। पिताजी ने जो दुकानें छोड़ी थीं उनसे तो तुम पैसे लेती हो, हमें क्या मिला? उन्होंने कहा कि उन दुकानों के कागजात मेरे नाम हैं। मैं तुम्हारे पिता की पत्नी थी, तुम उनकी पहली पत्नी की बेटी हो, इसलिए फ़र्क है। मासी ने ज़ोरदार आवाज़ में चिल्लाकर कहा कि फ़र्क है। फ़र्क तो अब ख़त्म हो चुका है और बहुत जल्द तुम सब कुछ खो दोगी। वो धमकी देकर चली गई थी। उसी शाम माँ की तबीयत खराब हो गई। उनका रंग पीला पड़ गया था और सांस ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। नानी बहुत परेशान हो गई थी।
उनसे कहा कि बेटा चल अस्पताल चल, सुबह होते होते तबीयत और ख़राब हो जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। सुबह हुई तो नानी माँ को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगी। उस दिन नानी ने मेरे सर पर हाथ फेरकर कहा कि जाओ बेटा तुम स्कूल जाओ, हम वापस आ जाएंगे। मैंने एक नज़र माँ के चेहरे को देखा। उनकी आंखों में थकान थी मगर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। माँ ने मुझे गले लगाकर कहा कि चलो तुम स्कूल जाओ। पढ़ाई करते समय बार बार मेरा ध्यान माँ पर जा रहा था, दिल में बेचैनी थी। छुट्टी होने के बाद जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो घर के दरवाजे पर बहुत सारी भीड़ थी। अचानक मेरे कदम रुक गए। एक औरत ने मुझे देखकर कहा कि बेटा तुम अंदर मत जाना, तुम्हारी नानी और माँ का एक्सीडेंट हो गया। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बिना कुछ कहे अंदर की तरफ दौड़ी। घर में नानी और माँ की लाश रखी हुई थी और उनके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। मेरे लिए उनके चेहरों से नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। मेरी आवाज़ दब गई थी। मैं बस देखती रही। मोहल्ले की औरतें मुझे संभालने लगीं, लेकिन मेरा दिल संभलने को तैयार नहीं था। माँ और नानी एक साथ इस दुनिया से चली गईं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मासी जब वहाँ आई तो उनके चेहरे पर अफसोस कम और तसल्ली की झूठी मुस्कुराहट ज्यादा थी। उनकी बेटियां आंगन में इधर उधर घूमती रहीं जैसे ये सब उनके लिए मामूली हो। जब माँ और नानी का अंतिम संस्कार हो गया तो घर में मोहल्ले के कुछ लोग बाकी रह गए थे। उनके सामने ये ऐलान कर दिया कि ये घर मेरा है, अब छवि यहाँ मेरे साथ रहेंगी। मैं खामोश रही। तब मैं छोटी मासूम बच्ची थी, मेरे पास कोई और जगह नहीं थी। बचपन बड़ी मुश्किल से अपनी माँ के बिना गुजारा। नानी के कमरे में अब मासी की बेटियां सोती थीं। माँ के कमरे में रखी अलमारी मासी ने खोल दी थी। उनके कपड़े और सामान सब अपने बैग में भर लिया था। मैं कोने के एक बिस्तर पर बैठी सिर्फ ये सब कुछ देखती रही। मासी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि अब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे घर के काम करोगी। तुम्हारी माँ तो सब कुछ खा गई, अब तुम उसका हिसाब बराबर करोगी। मैं उनसे डरने लगी। उसी रात जब सब सो रहे थे, नानी की अलमारी से मैंने छुपा हुआ कागज़ निकाला, जिस पर नाना जी के दस्तखत थे और उस पर लिखा हुआ था कि मकान और दुकान नानी के नाम पर है, मगर वो अब भी इस दुनिया में नहीं थी। कागज़ किसी काम का नहीं रहा था। मासी ने अगले दिन सब दुकानों का किराया इकट्ठा किया और किसी से कुछ कहे बिना अपनी मर्जी से बांट लिया। मोहल्ले की एक औरत ने यह भी कहा कि तुम एक विधवा और अनाथ का हक खा रही हो, तो उन्होंने कहा कि अब वो अनाथ मेरे पास है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ और जो मेरा हक है वो मैं लेकर ही रहूँगी। उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि जो कुछ भी बचा था वो भी खत्म हो चुका। मासी ने जब मुझे अपने घर में रखने की इजाज़त दी तो ये बात साफ कह दी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, बल्कि नौकरानी हूँ। मेरे सोने का कोई एक ठिकाना नहीं था। कभी मुझे आंगन में पुराने बिस्तर पर, तो कभी छत पर ठंडी हवा में खाने को भी तब मिलता था जब सब कुछ खत्म हो जाता था। मासी की बेटियां अगर सब खाया करती थीं तो मुझे उनका बचा हुआ छिलका मिलता था। सुबह सवेरे जब सब सो रहे होते थे तो मासी मुझे उठा देती और कहती कि चल बर्तन धो, सफाई कर और सबके लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर और मुझे बैठी हुई दिखाई मत देना। मासी का हुक्म था और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनकी आवाज़ मेरे कानों में जोरदार तरीके से पड़ती रहती। वो बार बार यही कहती कि तुम्हारी माँ ने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, अब तुम सारी जिंदगी मेरे काम करके उसका हिसाब चुकाओगी। मैं छोटी थी मगर काम बड़े लोगों वाले थे। स्कूल जाने की इजाज़त तो मुझे वैसे भी नहीं थी। मासी कहती थी कि तुम जैसी लड़कियों के लिए शिक्षा नहीं है, तुम्हें तो रोटी पकाना और सेवा करना ही सीखना चाहिए। मौसा जी खामोश होकर तमाशा देखते रहते थे। उनको भी मुझ पर कोई तरस नहीं आता था। इस घर में एक फालतू सामान की तरह थी। एक दिन मासी की बड़ी बेटी विनीता मेरी किताबें फाड़ रही थी। मैंने कुछ कहा तो मासी ने आकर जोर से मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। कहने लगी कि अब तू मेरी बेटियों से जबान लड़ाएगी। तेरी माँ ने तेरे साथ ऐसा किया था तो तू भी मेरी बेटियों के साथ ऐसा करेगी। मासी ने मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मेरी नाक से खून बहने लगा, मगर वो रुकी नहीं। कहने लगी कि इसे साफ कर, और जब बाथरूम की सफाई कर मैंने कपड़ा लिया और खामोशी से अपनी नाक से बहता खून साफ किया। मेरा बचपन खत्म हो चुका था, बाकी कुछ नहीं बचा था। अब मैं 15 साल की हो गई थी तो मासी ने मुझसे खाना बनवाना भी शुरू कर दिया और उस खाने में रोज कोई ना कोई कमी निकालती थी। कभी नमक तेज हो जाता,
तो कभी मिर्च कम हो जाती, कभी झाड़ू देर से लगने पर चप्पल फेंककर मारी जाती। मासी की छोटी बेटी अंजना हमेशा मेरे बाल खींचकर हंसती थी और कहती थी, माँ, इसके साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं खामोश रहती थी। सच यही था कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। मौसा जी हमेशा मुझे जल्दी जल्दी काम करने को कहते थे। बार बार मुझे यही ताना देते थे कि हम तुझे पाल रहे हैं, हमारा एहसान मत भूलना। उनके एहसान का ये बोझ इतना भारी हो चुका था कि मेरी सांसें रुकने लगी थीं। एक दिन मुझे खाना बनाने में देर हो गई तो मासी किचन में आई और चप्पल जोर से मेरी कमर पर मार दिया। कहने लगी कि जब से तू इस घर में आई है तब से नाक में दम कर रखा है। मैंने रोते हुए कहा कि मासी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गई थी। उन्होंने कहा कि हमने तुझे इस घर में आराम करने के लिए रखा हुआ है, ये तेरे बाप का घर नहीं है, यहाँ तू नौकरी पर है। उनकी बेटियां रोज मुझे तंग किया करती थीं। कभी मेरे चप्पल छुपा देती तो कभी मेरे कपड़े छत पर फेंक देती थी। मैं अगर उनसे कुछ कहती तो मासी उनकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं करती थी। कहती थी कि मेरी बेटियां तेरे साथ खेल रही हैं। एक दिन जब मोहल्ले की एक औरत हमारे घर मासी से बातें करने के लिए आई तो उसने मुझे किचन में रोते हुए देखा। मेरे करीब आकर धीरे से कहने लगी कि बेटा, तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला सब देख रहा है, तेरे सब्र का इंसाफ तुझे ज़रूर मिलेगा। तभी मासी ने हमें देख लिया तो वो फौरन किचन से बाहर निकल गई। मगर जब वो दोबारा वापस आई तो कहने लगी कि बेटा, तेरा बचपन छीना जा रहा है, लेकिन तुम हार मत मानना। जब मैं कमरे में जाती तो रात को अपनी नानी और माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर सो जाया करती थी। मेरे पास अपने पिताजी, माँ और नाना नानी की तस्वीर मौजूद थी, जिसे देखकर मैं उन लोगों को याद करती रहती थी। मुझे अपनी माँ के बीते हुए समय के बारे में सब कुछ पता था। मुझे ठीक से किसी का प्यार भी नसीब नहीं हुआ था। अगर मेरे हिस्से में कुछ आया था तो वो थे जुल्म और अत्याचार। एक दिन मासी ने मौसा जी से कहा कि ये लड़की तो हम पर बोझ बनती जा रही है, क्या करें? तो वो कहने लगे कि फ़ायदा उठाओ, तुम्हें फ्री की नौकरानी मिली हुई है। मासी हंसकर कहने लगी कि इसकी माँ ने बचपन में मेरा सुकून छीना था, अब मैं इसका सुकून छीनूंगी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर चुपचाप बैठी आसमान को देख रही थी और सोच रही थी कि मासी का घर मेरे लिए कैद खाना बन चुका है, जहाँ हर दिन मेरे लिए एक नया जख्म और हर रात एक नई परेशानी में होती है। न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी यहाँ मुझे परेशान किया जाता है। मेरे दिमाग पर ताले लग चुके थे। मुझे यहाँ हंसने बोलने की आज़ादी नहीं थी। एक दिन मासी ने कहा कि तेरी माँ तो हमारा सब कुछ खा गई, बेहतर है तू भी कोई काम सीख ले, तुझे बेचकर कुछ वसूल हो जाएगा। ये सुनकर मैंने सोचा शायद अब अगला कदम मेरे लिए कैद से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। एक दिन नाश्ता बनाते समय उनकी बेटी ने एक प्लेट मेरी तरफ फेंकी जो मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई और टूट गई। तभी मासी चिल्लाते हुए आई और कहने लगी, ये मेरे नए डिनर सेट की प्लेट थी और तूने इसे तोड़ दिया। कई बार समझाया है कि महंगी चीज़ों से सावधानी बरताकर मैंने कांपते हुए कहा, मासी गलती हो गई, मैं नई ले आऊँगी। मासी कहने लगी कि अछाटू लेकर आएगी। चूल्हा जल रहा था जिस पर खाना बन रहा था। मासी ने चूल्हे से पतीला उतारकर एक साइड को रखा और मेरे हाथ पकड़कर चूल्हे पर रख दिया। मैं जोर जोर से चीखने लगी कि छोड़ दो मासी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन मासी को मुझ पर थोड़ा भी रहम नहीं आया। उल्टा उन्होंने कहा कि आइंदा अगर तूने मेरे किसी सामान का नुकसान किया तो तेरा पूरा शरीर जला दूंगी। इतना कहकर वो मुझे झटके से ज़मीन पर फेंककर चली गई थी और मैं अपना हाथ थामकर बुरी तरह से रोने लगी थी, लेकिन किसी ने मुझ पर रहम न किया। उस दिन के बाद 2 दिन तक मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया गया था। मासी कहती थी कि तू खाना खाने के काबिल नहीं है, बेकार है, नौकरानी है, तेरी इस घर में यही औकात है। एक शाम मासी ने मुझे आवाज़ लगाकर कहा कि जो कपड़े धोए थे उन्हें दोबारा से ठीक से धो, सारे कपड़े मैले के मैले ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक से कपड़े धोना नहीं आता क्या? मैंने हिम्मत करके कहा, मासी मेरा हाथ जला हुआ है, तकलीफ हो रही है। वो हंसकर कहने लगी कि ओहो मैडम जी के हाथों में तकलीफ हो रही है, अरे मुझे तो लगता था कि तू पत्थर है, तेरे अंदर जज्बात कहाँ से आ गए। मासी ने फिर चप्पल उतारी और जोर से मेरी पेट पर मार दी। कहने लगी के लिए अब ठीक हो गई तकलीफ तेरी। तभी उनकी बड़ी बेटी ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, मम्मी
इस पर तो मूवी बननी चाहिए। एक नौकरानी का बदला माँ से कहने लगी कि ये हमसे बदला लेगी, ये हमसे बदला लेगी। इसकी माँ ने जो इज्जत लूटी थी, अब ये अपनी इज्जत भूल जाएगी। जब मेरा हार्ट बिल्कुल सूज गया, मासी ने कहा कि ये सब नाटक है, रात को झाड़ू लगाना मत भूलना। मैंने सर हिला दिया था और खामोशी से किचन की तरफ आ गई थी। मासी की बेटियां रात को मेरे बिस्तर पर पानी फेंक दिया करती थीं, फिर हंसकर कहती, अब आंगन में जाकर सो जा। मैं भीगी हुई चादर उठाकर छत पर चली जाती थी, जहां कुत्तों के भौंकने की साफ आवाज़ सुनाई देती थी, जिससे मैं डर जाती थी और मच्छर मुझे सोने नहीं देते थे। सारा दिन मुझे काम करते करते हो जाता था। मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। डर दिन मासी की बेटी विनीता खाने की प्लेट लेकर आई, लेकिन अंदर फेंक कर कहने लगी कि चोरों को ऐसे ही खाना देना चाहिए। मैंने कहा कि तुम क्या कह रही हो, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की है। तो वो कहने लगी कि मम्मी कहती हैं कि तुमने मेरी मम्मी की ज़िंदगी बर्बाद की, अब तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखो। इन सब के बिहेवियर मेरे साथ एक जैसे हो चुके थे। ना किसी को तरस आता था, ना रहम आता था। उनकी छोटी बेटी ने एक दिन मेरी सारी किताबें फाड़कर मुझसे कहा, पढ़ लिख कर क्या करेगी? मम्मी कहती हैं कि तेरी तो शादी भी नहीं होगी, हमेशा हमारे घर में ही नौकरानी बनकर रहेंगी। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से टूट गई थी। एक दिन मासी और मौसा जी बात कर रहे थे। मासी उनसे कह रही थी कि मासी उनसे कह रही थी कि लड़की हार्ट से निकलने लगी है, अब तो उसे ठीक करने का समय आ गया। मैं तो सोच रही हूँ कि इसे अनाथ आश्रम भेज देती हूँ। मौसा जी कहने लगे, कह रही है क्यों? फ्री की नौकरानी को अपने हाथ से निकाल रही हो? काम तो आता ही है, बस इससे काम लेती रहो। खामोशी से एक दिन और मैंने चुपके से मासी के कमरे से बातें सुनी। मौसा जी कह रहे थे कि ये लड़की अब बड़ी हो गई है, ना इसके रिश्तेदार है ना ही कोई परिवार है, तो इसकी शादी का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। बेहतर है कि इसे किसी अनाथ आश्रम ही भेज दो। अब ये जवान हो चुकी है। अगर हमने अपनी बेटियों की शादी कर दी तो लोग कहेंगे कि अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं और पराई बेटी की नहीं, कि लोग बातें बनाएंगे। इसलिए इसको घर से निकालने का समय आ गया। मासी कहने लगी कि नहीं, अब तो मुझसे घर का कोई काम भी नहीं होता, इसे अनाथ आश्रम नहीं भेजूंगी। मुफ्त की नौकरानी है, सारी जिंदगी इससे फ़ायदा लेती रहूंगी, और लोगों की क्या है, उन्हें तो हम समझा बुझा देंगे, और इसे तकलीफ देकर तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। उनकी बातें सुनकर मैं दीवार से टेक लगाकर रोने लगी थी। पहली बार मुझे लगा कि यहाँ रहने से बेहतर है कि मैं खुद अपना फैसला करूं। उसी समय मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये लोग मुझे अनाथ आश्रम भेजने का सोच रहे हैं, तो मैं खुद क्यों ना वहाँ पर चली जाऊं। कम से कम वहाँ पर मेरे साथ ऐसे तो अत्याचार नहीं होंगे जैसे यहाँ पर होते हैं। अगले दिन दोपहर का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। घर के दरवाजे की छापियाँ सोफे पर रखी हुई थीं। मैंने दबे कदमों से चप्पल हाथ में लिए और कमरे में दाखिल हुई। सबसे पहले तो मौसा जी के पर्स से थोड़े से पैसे चुराए, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलने के बाद किराए के पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। गली सुसान थी, गर्मी बहुत थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक पहुँच चुकी थी। मैंने अपने आप से कहा, मैं खुद को आज़ाद करने जा रही हूँ। मैंने चौराहे पर पहुंचकर रिक्शा रोकी तो रिक्शा वाले ने कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने झिझकते हुए कहा कि अनाथ आश्रम। फिर उसने मुझे रिक्शा में बैठने का इशारा दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सारे रास्ते में सोचती रही कि चाहे जो हो जाए, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। रिक्शा वाले ने मुझे अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया। मैंने उसे पैसे दिए और एक पुराना सा दरवाज़ा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था अनाथ आश्रम। दरवाज़ा खोलते ही मुझे बच्चों के शोर की आवाज़ सुनाई दी। कुछ हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने पहली बार ऐसे बच्चों को खुश होते हुए देखा था जिनके माता पिता नहीं थे। तभी एक औरत सामने आई। उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी। उसने कहा कि क्या काम है? मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ, तो वो मेरी बात समझ गई और कहने लगी कि यहाँ रहना चाहती हो। उसने मुझे सर से लेकर पैर तक देखा और कहने लगी कि तुम छोटी नहीं हो, हम सिर्फ यहाँ छोटे बच्चों को रखते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद अपना रास्ता बना लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ना घर है ना ही कोई ठिकाना, मैं बस आपसे यहाँ रहने की जगह मांग रही हूँ। वो खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि तुम यहाँ एक रात रह सकती हो और बाकी का फैसला कल करेंगे।
वो रात मेरी अनाथ आश्रम में बड़े सुकून से गुजरी थी। साफ सुथरा बिस्तर, खाने के खुशबू में सबके बराबर हिस्सा, और सबसे बढ़कर किसी ने मुझे डांटा भी नहीं था। मुझे वहां पेट भरकर खाना मिला था। सुबह जब अनाथ आश्रम में एक नौकरानी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, मैं ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी मैं नींद से जाग गई। बाहर से बच्चों की आवाज़ आ रही थी, किसी के हंसने की तो किसी के झगड़ने की। वहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये सोचा था कि शायद यहाँ मैं किसी के जुल्मों के बिना भी जी सकूंगी। कमरे से निकली तो एक छोटा सा मैदान दिखाई दिया। बच्चे पेड़ के नीचे बैठे खेल रहे थे, कुछ इधर उधर भाग रहे थे। एक तरफ किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था, जहाँ से खाने की खुशबू आ रही थी। अंदर अनाथ आश्रम की मालकिन बैठी हुई थी। उनके सामने एक फाइल, कुछ पेपर्स और एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहने लगी कि आज तुम्हें यहाँ के उसूल सिखाए जाएंगे। खाने का वक्त भी फिक्स है, सफाई का वक्त भी फिक्स है, और हर बच्चा कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है। तुम छोटी नहीं हो, इसलिए तुम्हें भी बच्चों की मदद करनी होगी। मैंने सर हिलाकर कह दिया कि जैसा आप कहोगी मैं वैसा कर लूँगी, मुझसे सारे ही काम आते हैं। उन्होंने कुछ कागज़ों पर लिखना शुरू किया। उसके बाद मेरी तरफ देखा, कहने लगी, क्या तुम यहाँ पर परमानेंट रहना चाहती हो? मैंने कहा कि जी। तो वो कहने लगी कि ठीक है, इसका फैसला हम कल करेंगे। आज तुम बस देखो, सीखो और ये साबित करके दिखाओ कि तुम यहाँ रहने के काबिल हो। हम देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर रह सकती हो या नहीं। उस दिन मुझे एक लड़की के साथ लगा दिया गया था, जो सुबह के समय बच्चों को तैयार किया करती थी। वो 7 साल की पीहू को तैयार कर रही थी, जिसे रोज़ बाथरूम जाते में बहुत डर लगता था। मैंने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर ले चलती हूँ। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहली बार मुझे लगा था कि शायद मैं किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हूँ। अगले दिन दोपहर को खाने के बाद बच्चे दोपहर में सोने के लिए चले गए थे। जब मालकिन ने मुझे बुलाया, उनके साथ एक औरत बैठी थी और ये औरत मासी थी। उनको देखकर मैं घबरा गई। उनके अंदाज में आज सख्ती नहीं थी, बल्कि बेचैनी थी। मासी ने कहा कि बेटा वापस चलो, घर पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं वादा करती हूँ अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे मौसा जी चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ तुम्हारे घर से आने के बाद। घर बहुत सूना हो गया। तुम्हें वहाँ किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं दी जाएगी। आराम मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और खाना भी मिलेगा। मैं खामोश रही और मैंने चुप रहकर ज़मीन की तरफ देखा। अनाथ आश्रम की मालकिन ने पूछा, क्या तुम उनके साथ वापस जाना चाहती हो? मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं वो सब नहीं सह सकती जो मेरे साथ इन्होंने किया है। मासी ने ज़ोर से कहा कि बेटा, बुरे वक्त में हमने ही तो तुम्हारा ख्याल रखा, और अब तुम ऐसे अनजान बन रही हो जैसे हमें जानती ही नहीं हो। मैंने धीरे से कहा कि आपका शुक्रिया, आपने मेरा ख्याल रखा, लेकिन आपने ख्याल रखने के साथ साथ मेरा खूब फ़ायदा भी उठाया। मेरी माँ ने कभी मुझे मारा नहीं था, आपने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं खुद को बचाना चाहती हूँ। मालकिन ने बात काटते हुए कहा कि बहन जी, अब आप यहाँ से जा सकती है। ये लड़की यहीं पर रहना चाहती है और हम इसे यहाँ पर रखेंगे। माँ से तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ चली गई थी, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर मुझे पछतावा नजर आ रहा था। जब वो चली गईं तो मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम अब यहाँ की हो गई हो, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ बच्चों की साफ सफाई, उनके कपड़े धोना, उन्हें वक्त पर खाना देना, और कुछ वक्त में तुम्हें यहाँ सिलाई भी सिखा दी जाएगी ताकि तुम बच्चों के कपड़े सिल सको। मैंने कहा, ये सब कुछ मैं पहले भी किया करती थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी नहीं है, बल्कि मुझे एक उम्मीद है कि मुझे यहाँ सुकून मिलेगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि हमें यही जज्बा चाहिए। तुम्हारे अंदर अगले दिन से मैं काम पर लग गई थी। यहाँ के रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज कर दिया गया था। मेरी उम्र, मेरे हालात और एक छोटा सा बयान कि मैं अपनी सौतेली मासी के साथ नहीं रह सकती। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मालकिन ने मेरे जले हुए हाथ देखे तो मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरे जले हुए हाथों का इलाज शुरू कर दिया। नर्स ने दवाई लगाते हुए कहा कि कब जलाता हाथ? मैंने कहा चूल्हे पर रख दिया गया था। सज़ा के तौर पर नर्स कहने लगी कि तुम बहुत बहादुर हो। मैं अनाथ आश्रम में रहकर सारे काम कर रही थी, 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठती थी।
मेरी मेहनत और लगन देखकर वहाँ की मालकिन बहुत खुश हो रही थी। मैंने जब यहाँ पहली बार खाना बनाया तो सबको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा था। पीहू ने भी मुस्कुराकर कहा, ये खाना आपने बनाया है? मैंने कहा कि नहीं, सबने मिलकर बनाया है। तो सब बच्चे कहने लगे कि आज का खाना बहुत मज़ेदार हो रहा है। मैं भले ही यहाँ पर काम करती थी, लेकिन मेरी जिंदगी में सुकून था। मैं इन बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ तलाश करती थी। उनके काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर मुझे पेट भरकर खाना मिलता, इज्जत मिलती और सुकून की नींद नसीब हो रही थी। मालकिन मेरा काम देखकर मुझे कभी कभी 150 रुपये दे दिया करती थी। मैंने उनके दिए गए पैसों को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं जब भी कोई अच्छा काम करती, जिस पर सब मेरी तारीफ करते, तो मालकिन खुश होकर मुझे पैसे दिया करती थी। मैंने उन सारे पैसों को खामोशी से अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत साल हो गए थे। मेरे तन पर अभी तक नया कपड़ा नहीं पड़ा था। मैं चाहती थी कि मेरे पास जब भी पैसे इकट्ठे हो जाएं, मैं अपने लिए एक नया सूट खरीदूंगी। अनाथ आश्रम में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता तो मैं सारी रात जागकर उसकी सेवा किया करती थी। कोई काम होता तो सबसे पहले मैं उसे किया करती थी। मालकिन कहती थी कि मुझे तुम्हारे अंदर का जज्बा बहुत अच्छा लगता है और ये साबित करता है कि तुम यहाँ रहने के काबिल हो। उस दिन मैंने फैसला किया कि ये जगह मेरे लिए एक ठिकाना नहीं बल्कि मेरा घर है। अनाथ आश्रम में रहते हुए मुझे 6 महीने गुजर चुके थे। रोज के काम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। सुबह बच्चों को जगाना, उनको यूनिफॉर्म पहनाना, नाश्ता बनाना, बर्तन धोना और भी बाकी के काम, और शाम को बच्चों को कहानी सुनाने का समय मिलता था। पीहू मुझे दीदी कहा करती थी और हर जगह मेरे साथ रहती थी। वो हमेशा मेरे पास आकर कहती थी, दीदी आज रात मुझे कहानी बहुत जल्दी सुनाना। कल वाली सुनकर नींद बहुत अच्छी आई थी। मैं हंसकर कहती थी, लेकिन सबसे पहले खाना फिनिश करो, फिर कहानी सुनाऊंगी। किचन की इंचार्ज भी मेरे काम से खुश होकर कहती कि तुमने तो यहाँ आते ही सारे इंतज़ाम संभाल लिए। मैं कहती हूँ कि इन बच्चों को ऊपर वाला तेरे जैसा बनाए। अब तो यहाँ बच्चों से कोई मेहमान भी मिलने आता और उन्हें मेरा काम पसंद आता तो वो मुझे भी 10 या 50 रुपये दे जाता था, या उससे ज़्यादा भी, जिसकी जैसी हैसियत होती। मेरे पास एक पुराना प्लास्टिक का डब्बा था जिसमें मैं अपने सारे पैसे इकट्ठे कर रही थी। सूट लाने के लिए एक दिन पीहू मुझसे पूछने लगी, दीदी आपको लोग पैसे देकर जाते हैं और यहाँ की मालकिन भी पैसे देती है, तो आप उन पैसों को अपने ऊपर खर्च क्यों नहीं करती? मैंने कहा, मैं खर्च इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, मैं अपने लिए कीमती सूट खरीदना चाहती हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे हर त्योहार पर अपने हाथ से नया सूट सिलकर पहनाती थी। मैं तब बहुत खुश हुआ करती थी। बस वो मेरा आखिरी समय था जब मैंने नए कपड़े पहने थे। फिर उसके बाद तो मुझे दूसरों की उतरण नहीं नसीब हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक नया सूट खरीदूँ जिसे पहनकर मुझे सुकून मिलेगा और शायद मेरी माँ की आत्मा को भी खुशी मिले। ये पैसे मेरे लिए खजाने की तरह थे। जब मेरे पास 4000 रुपये इकट्ठा हो गए तो मैंने मालकिन से कहा कि मैडम मैं बाजार जाना चाहती हूँ, अपने लिए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। मालकिन ने कहा कि तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें ये खुशी मिलनी ही चाहिए, मगर याद रखो कि सीधा बाजार जाना और जल्दी ही वापस लौट कर आ जाना। अगले दिन मैंने अपने जमा किए हुए पैसे लिए और हाथ मुंह धोकर साफ सुथरे हुलिये में घर से बाहर निकल गई। बाजार पहुंचकर मैंने कई दुकानें देखीं, हर कपड़े को हाथ लगाकर उसका रंग देखा, क्वालिटी देखी। आखिरकार एक नीले रंग का सूट मुझे पसंद आ ही गया था। दुकानदार ने कहा कि ये सूट आप पर बहुत अच्छा लगेगा मैडम। उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था और कपड़ा भी बिल्कुल मुलायम था। जब मैंने अपनी पसंद का नीले रंग का सूट खरीदा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपनी छोटी सी दुनिया जीत ली हो। दुकानदार ने सूट एक नए शॉपर में डालकर मेरे हवाले कर दिया था। मैंने रकम दी और उसे अपने सीने से लगाकर वापस दुकान से निकल आई थी। मेरे कदम हल्के हो चुके थे। बार बार नज़र शॉपर की तरफ जा रही थी। सड़क पार करते समय एक लम्हे को ख्याल आया, मैं इसे पहनूंगी तो सब कहेंगे कि कितनी प्यारी लग रही हो। रास्ते में चलते चलते मैंने शॉपर्स खोलकर देखा और एक बार फिर से सूट को निकाल कर देखा। रोशनी में उसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने उसे दोबारा से शॉपर्स में रख दिया और खुशी खुशी सड़क पार करने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सड़क के बीच पहुंची, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे सामने आ गई।
मैं घबराकर पीछे हटी, लेकिन मुझे टक्कर लग चुकी थी। झटका ऐसा लगा था कि मैं जमीन पर जा गिरी। मेरा सूट वाला शॉपर उछलकर एक तरफ जा गिरा। जमीन पर गिरी हुई मैंने फौरन अपने शॉपर की तरफ देखा। वो कीचड़ में पड़ा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में आंसू आ गए। मैं जल्दी से उठी और दौड़कर मैंने शॉपर उठाया। जैसे ही उसे खोलकर देखा तो जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आया, उसने मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। मेरा सूट कीचड़ में जाने की वजह से गंदा हो चुका था। उसका सफ़ेद डिज़ाइन कीचड़ लगने के बाद काला हो चुका था। उसमें बहुत सारे धब्बे आ गए थे। मैं ज़मीन पर बैठ गई और शॉपर को गोद में रखा और चुपचाप रोने लगी। आंसू बहने लगे, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे कुछ भी कहने का होश नहीं था। सिर्फ एक बात मेरे दिल में घूम रही थी कि 6 महीने मैंने बचत की थी, इन पैसों को इकट्ठा किया था और कितनी खुशी थी मुझे सूट को खरीदने की। मेरी सारी खुशी इस कीचड़ में मिलकर रह गई थी। तभी गाड़ी से एक जवान लड़का बाहर निकला। साफ सुथरे कपड़ों में, लंबे कद का, मगर चेहरे पर गुस्सा था। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। कहने लगा कि आंखें बंद करके सड़क पार कर रही थीं। क्या देखकर नहीं चल सकती थी? मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बस चॉपर से सूट निकालकर हाथ में ले लिया और कीचड़ के गंदे धब्बों को साफ करने की कोशिश करने लगी। मैंने धीरे से कहा, ये सूट मैंने पूरे 4,000 का खरीदा है। सब खराब हो गया। उस लड़के की आवाज़ बदली और कहने लगा, 4,000 का सूट तुमने खुद खरीदा था? मैंने सर हिलाकर कहा, जी, अपने पैसों से पूरे 6 महीने तक पैसे इकट्ठा किए थे। वो कुछ देर तक तो खामोश रहा, फिर धीरे से कहने लगा, चलो मैं तुम्हें नया सूट दिलवा देता हूँ। मैंने नज़र उठाई और कहा, नहीं, आपका धन्यवाद, मैं खुद दोबारा खरीद लूँगी। वो थोड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, यहाँ लोग हादसा होने का बहाना बनाकर लाखों रुपए मांग लेते हैं और तुम कह रही हो कि खुद खरीद लूँगी। मैंने कहा, मुझे किसी से लेना नहीं आता, बस अपनी चीज़ को मैं खुद हासिल करना चाहती हूँ। उसने कहा, लेकिन नुकसान तो मैंने किया है ना, इसलिए जिम्मेदारी भी मेरी ही है। ये उसूल होना चाहिए। मैंने बात बदली और कहा कि आपने मुझे कम से कम अस्पताल तो नहीं पहुंचाया। बस ये सूट ही तो खराब हुआ है, वो मैं खुद संभाल लूँगी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा कि ऐसा करो, एक बार मेरे साथ बाजार चलो, सिर्फ देखने के लिए कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना। तुम्हारी मर्जी। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन अंदर फैसला कर लिया था कि चली जाती हूँ, कुछ नहीं लूँगी। हम गरीब की एक दुकान पर गए। दुकानदार ने पूछा, क्या दिखाऊं साहब? उस लड़के ने कहा कि भैया, इन मैडम के लिए खूबसूरत सा सूट दिखा दीजिए। दुकानदार ने खूब सुंदर सुंदर सूट दिखाए तो उनमें से मुझे एक सिंपल सा ब्लैक कलर का सूट पसंद आ गया था। मैंने कहा कि सूट अच्छा है, लेकिन मैं बाद में आकर खुद ले जाऊंगी। उसने दुकानदार से कहा कि यही पैक कर दो। फिर कहने लगा, ये मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि तुम्हारा नुकसान का भुगतान है। दुकानदार ने सूट पैक करके मुझे थमाया और हम बाहर रास्ते में आ गए थे। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ रहती हो? मैंने उसे बताया कि अनाथ आश्रम में रहती हूँ, मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ। उसने कहा, और पढ़ाई? मैंने सिर झुकाकर कहा कि अभी नहीं हो रही, वक्त ही नहीं मिलता पढ़ाई करने का। वो कहने लगा कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए, तुम में जज्बा है कुछ कर दिखाने का। मैं खामोश रही। जब अनाथ आश्रम के गेट पर पहुंची तो उसने रुककर कहा, अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आदत है अपने लिए ही सब कुछ खुद करने की। मदद आदत बन जाए तो खुद ही मर जाती है। उसने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, लेकिन याद रखो, कुछ मदद ऐसी नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैं गेट के अंदर दाखिल हो गई। हाथ में नया सोच था, मगर दिल में वही पुरानी सोच। इज्जत से कुछ मिला है तो शायद दुनिया बदल भी सकती है। अगले दिन सुबह मैं रोज़ के मुताबिक किचन में बिजी थी, तभी मुझे किचन वाली आंटी ने आवाज़ दी और कहने लगी, जाओ, तुम्हें बड़ी मालकिन बुला रही है, कोई मेहमान आया है, तुमसे मिलना चाहता है। मैंने चौंक कर पूछा, मुझसे कौन मिलने आ गया? तो उन्होंने कंधे उचकाकर कहा कि पता नहीं, कोई जवान लड़का है, शायद वही लड़का है जो तुम्हें कल यहाँ तक छोड़ गया था। मैंने जल्दी से अपने हाथ साफ किए, दुपट्टा ठीक किया और जल्दी से बड़ी मैडम के ऑफिस में पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर दाखिल हुई तो वो लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था। मालकिन अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी,
चेहरे पर उलझन और सवाल थे। उस लड़की ने मेरी तरफ देखकर कहा कि कैसी हैं आप? उम्मीद है आपकी तबीयत अब बेहतर है। मैंने धीरे से कहा कि थैंक यू, मैं ठीक हूँ। मालकिन ने धीरे से कहा कि तुम जानती हो इनको। मैंने नहीं में जवाब दिया। बस मेरी इनसे कल मुलाकात हुई थी। उस लड़के ने बात को संभाल लिया। कहने लगा कि जी मैं जानता हूँ, इनसे मेरी एक छोटी सी मुलाकात थी। शायद आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मैं इनके कॉन्फिडेंस और हौसले से इम्प्रेस हुआ। जब ये मेरी गाड़ी से टकराई थी और फिर भी अपनी बात पर कायम रही, तो मुझे लगा कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है। मालकिन ने सख्त शब्दों में कहा, आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर? वो सीरियस होकर कहने लगा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। एक लम्हे के लिए उनके ऑफिस में खामोशी छा गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मालकिन भी हैरान रह गई, जैसे मेरे रिएक्शन जांच रही हों। मैंने अपनी नज़र झुका ली। मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे, मगर दिल और ज़ुबान बंद हो चुकी थी। मालकिन कहने लगी, ये जज्बाती फैसला लगता है। हमने यहाँ ऐसे लोग नहीं देखे जो एक हादसे की वजह से रिश्ता लेकर आ जाए। उस लड़के ने कहा, मैं जज्बाती नहीं, समझदार हूँ। मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है। मैं काफ़ी अमीर हूँ। आप मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकती हैं। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि छवि तुम क्या चाहती हो? मैंने धीरे से कहा कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। उसने कहा, अगर आप लोगों को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता तो कुछ ही दिनों बाद मैं अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ आ जाऊँगा। मार्केन ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले हमें आप पर ठीक से भरोसा करना होगा। ये लड़की हमारे लिए अमानत है, फैसला सोच समझ कर करना होगा। वो लड़का शुक्रिया कहकर वहाँ से चला गया। जब वो चला गया तो मालकिन ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम जानती हो ये सब आसान नहीं है। तुम्हारा बीता हुआ समय, तुम्हारा अकेलापन, ये सब कुछ इंसान को पता होना चाहिए। मैंने कहा, मैं किसी से कुछ नहीं छुपाना चाहती। जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा। अनाथ आश्रम में सब लोगों को ये बात पता चल गई थी। उसी शाम सफाई वाली आंटी कहने लगी, बेटी तुम बहुत खुशनसीब हो जिसे ये मौका मिला है, वरना जिंदगी इंसान को जीने का दोबारा मौका कभी नहीं देती। अगले 2 दिन खामोशी से गुजर गए। मैं अपने कामों में बिजी थी, लेकिन मुझे अपने अंदर कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था। फिर तीसरे दिन वही लड़का अपनी माँ के साथ आया। मालकिन ने उसका स्वागत किया, उनसे ठीक से बातचीत की। मालकिन ने मेरे बारे में उनको सब कुछ बता दिया था। उस लड़की की माँ ने कहा कि मुझे लड़की बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने ऐसी लड़की अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। फिर मुझे अंदर बुलाया गया। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी सुनने के बाद तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, लेकिन तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मैडम से कहा कि मैं छवि को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ और शादी यहीं होगी, लेकिन सिंपल तरीके से होगी। मालकिन ने कहा कि ठीक है, अगर लड़की तैयार है तो फिर हम भी तैयार हैं। मेरा दिल धड़क रहा था। एक अनजान इंसान जो कल तक मेरे लिए अजनबी था, आज मेरा फ्यूचर बनने जा रहा था। फिर 2 दिन बाद सिंपल तरीके से अनाथ आश्रम में ही मेरी शादी कर दी गई। अनाथ आश्रम को थोड़ा बहुत सजाया गया। वहाँ के बच्चों ने मेरे लिए बहुत अच्छे से तैयारी की थी। बच्चे मेरी विदाई पर रो रहे थे। पीहू ने कहा था कि मैं आपको बहुत याद करूँगी, और फिर इस तरह सादगी से मेरी शादी इस लड़के गौरव के साथ हो गई। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया था और कहने लगा कि अब ये तुम्हारा घर है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसी पत्नी पर तो कोई भी गर्व कर सकता है। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए। ये घर बहुत बड़ा था और इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब मुझे मेरे पति अपने कमरे में लेकर गए तो कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र दीवार पर लगी फ्रेम्स पर गई, जिनमें फैमिली फ़ोटोज़ लगे हुए थे। मैं एक तस्वीर के सामने रुकी। उसमें एक आदमी और मुस्कुराती हुई एक औरत थी। आदमी का चेहरा जाना पहचाना था। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने गौरव से कहा कि ये कौन है। मेरे पति ने बताया कि दरअसल मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मेरे पिता के दोस्त उनके बिजनेस पार्टनर थे। एक दिन अचानक मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मौत हो गई। मैं और मेरी माँ बेसहारा हो गए थे। फिर बचपन में मुझे और मेरी माँ को संदीप अंकल ने सहारा दिया। संदीप अंकल मेरे पिता के बेस्ट फ्रेंड और उनके बिजनेस पार्टनर थे। बचपन से लेकर अब तक
संदीप अंकल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये घर भी उनका ही है। मैं उन्हें अपने पिता के समान समझता हूँ क्योंकि मेरे पिता के मर जाने के बाद उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे और मेरी माँ को बहुत इज्जत दी। अब संदीप अंकल अमेरिका में रहते हैं, अपना बिजनेस उन्होंने वहाँ पर सेट कर लिया और मैं यहाँ अपने पिता के बिजनेस को देख रहा हूँ। संदीप अंकल नहीं होते तो शायद हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया होता। उन्होंने हमारी उजड़ी हुई जिंदगी को संवार दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, क्या इनकी अपनी कोई औलाद नहीं है? गौरव ने बताया, नहीं, इनकी कोई औलाद नहीं है। सुना था कि उनकी पहली एक शादी हुई थी, लेकिन उनको अपनी पत्नी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे डिवोर्स दे दी थी और अब ये अमेरिका में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। गौरव ने जब मुझे रोते हुए देखा तो कहने लगा कि तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों आ गए? मैंने गौरव को बताया, क्योंकि ये इंसान मेरे पिता है और इन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी एक बेटी भी है। गौरव कहने लगा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मैं उनकी पहली पत्नी की बेटी हूँ। मेरी माँ 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जब इन्होंने उनको डिवोर्स दे दी थी और फिर कभी साधनी ने ये खबर ही नहीं ली कि उनकी एक बेटी भी है और वो इस कदर परेशानी की जिंदगी गुजार चुकी है। गौरव ने कहा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। अगले दिन मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। गौरव ने मेरी बात वीडियो कॉल पर संदीप अंकल से करवाई। उनको बताया कि ये मेरी पत्नी है, मैं शादी कर चुका हूँ। वो बहुत ही खुश हुए थे, मगर जब गौरव ने उनको ये बताया कि आप ये नहीं पूछोगे कि ये लड़की कौन है, किसकी बेटी है, उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, मुझे बताओ इस लड़की के बारे में सब कुछ। तो गौरव ने उनको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया कि ये लड़की आपकी बेटी है और आपकी पहली पत्नी की बेटी है। ये सुनकर जैसे उनके होश उड़ गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं अगले हफ्ते ही इंडिया आ रहा हूँ। मैंने गौरव से कहा कि तुम्हें इनको मेरे बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगी जिसने मुझे मेरी माँ को बहुत तकलीफ़ दी। गौरव कहने लगा कि जब वो यहाँ आ जाएंगे तो तुम उनसे सारी बात कर लेना। मेरे पास मेरी माँ की, नाना नानी की और मेरे पिताजी की फ़ोटो थी। जब वो मेरी ससुराल आए तो मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन सबूत के तौर पर उनके सामने वो सारी तस्वीरें रख दी थीं जिसमें वो माँ को देखकर और अपने आप को देखकर हैरान रह गए थे और शर्मिंदा भी हुए थे। गौरव ने उनको मेरी पूरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं खामोश खड़ी रही, जिस पर वो बहुत शर्मिंदा हुए, रोने लगे। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे कि बेटा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी अपनी बेटी भी है। मैंने जिस औरत से शादी की थी वो मेरी पसंदीदा औरत थी। तुम्हारी माँ को छोड़ने के बाद मेरी उससे शादी तो ज़रूर हुई, लेकिन वो मुझे कभी औलाद का सुख न दे सकी। मैं समझता रहा कि मैं बेऔलाद हूँ, लेकिन मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आज आपके सामने हकीकत आ गई तो आपने मुझे अपनी बेटी कह दिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मैंने और मेरी माँ ने एक समय में कितना बुरा वक्त देखा? मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैं तो अभी तक परेशानियों से जूझती आई हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा कि आप जानते हैं कि मेरी परवरिश कहाँ हुई? अनाथ आश्रम में पिता होते हुए भी मैं अनाथ आश्रम में रही। सिर्फ आपकी वजह से अगर आप मेरी माँ को नहीं छोड़ते तो आज मेरी जिंदगी भी ऐसी नहीं होती। वो बहुत ही शर्मिंदा हो रहे थे, रो रहे थे। कहने लगे कि बेटा, मैं भी अपनी मोहब्बत की तरफ से मजबूर था। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। वो अमेरिका में है औलाद के लिए, तो वो भी बहुत तरसती है। हम लोग बूढ़े हो गए, लेकिन ऊपर वाले ने हमें औलाद नहीं दी। शायद यही मेरे कर्मों की सज़ा थी। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में कभी नहीं सोचा, तभी तो भगवान ने मुझे पिता बनने का सुख नहीं दिया। मगर अब वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते थे। उन्होंने मुझे मेरा हक देना चाहा, लेकिन मैं उनका हक नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक दिया और कहने लगे, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो वापस अमेरिका चला जाऊंगा, लेकिन ये पैसे यहाँ तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैंने कहा कि मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी ज़िंदगी भी मैंने आपकी मदद के बिना गुजारी है, तो बाकी की ज़िंदगी भी गुजार दूंगी। मगर वो नहीं माने और मुझे देकर चले गए। मैंने उस चेक को खामोशी से इसी तरह अपने कमरे में अलमारी के कोने में रख दिया। मेरी शादी को कुछ दिन गुजर चुके थे।
मैं अभी भी अनाथ आश्रम जाया करती थी। बच्चों से मिलने के लिए जब मुझे एक औरत ने बताया कि तुम्हारी मासी के तो बहुत बुरे हाल है, वो तो पागल हो गई है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, तुम्हें याद करती है, तुम्हें पता है उसकी बड़ी बेटी घर से भाग गई और छोटी बेटी इतनी बिगड़ गई कि मोहल्ले के सारे लोग उस पर थू थू करते हैं। वो तुम्हारे पास आना चाहती है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है, मगर उस बेचारी की हालत बहुत ही खराब है। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तभी तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसे अपनी बेटियों पर बहुत घमंड था। उसका पति तो बेइज्जती की वजह से अपना मुंह छुपाकर घर में बैठा रहता है। बेटियां घर को बर्बाद कर चुकी हैं। बड़ी बेटी तो घर के सारे पैसे और जेवर लेकर भागी है। छोटी बेटी माता पिता की इज्जत नहीं करती। इसी सदमे ने तुम्हारी मासी को पागल कर दिया। बेटी, मोहल्ले के सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं और यही कहते हैं कि तुम्हारी मासी के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। उस औरत ने तुम्हारे साथ भी तो बहुत गलत किया था ना। मैंने उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे दिल से बुरा लगा। मासी का परिवार इस तरह से उजड़ गया। मैंने उनको माफ़ कर दिया था। उसी दिन जिस दिन मैं उस घर से भागकर आई थी, वो औरत कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है बेटी, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो तुम्हारी मासी की बर्बादी पर बहुत खुश होता। दूसरी तरफ मेरे पिता भी हर छुट्टियों में यहाँ आने लगे थे। मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं उनसे कोई बात नहीं करती थी। मगर वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ मैंने उनको भी माफ़ कर दिया और उनका दिया हुआ चेक मैंने अनाथ आश्रम में उन बच्चों की मदद के लिए दे दिया जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज भी अपने पति के साथ रहती हूँ। मैंने अपने पिता को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अब सब कुछ वक्त के हवाले कर दिया। मासी की भी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी परेशानी ठीक हो जाए, लेकिन कभी मैं पलटकर उनके पास नहीं जाना चाहती, वरना मेरे पुराने जख्म ताज़ा हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।